आज हमसे रूबरू है संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग में शिवजी गौड़। शिवजी, आपका स्वागत करते हैं। शिवजी, कोरोना का संकट ख़त्म पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें तो कम हुई है और इसी के साथ साथ शिक्षा और उसकी गाइडलाइंस में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। मार्च का मौसम आ गया है। मार्च का मतलब ये होता है शिक्षा का, ख़ास तौर पर एग्ज़ामिनेशन का समय। तो बताएं कि इस वर्ष अब मार्च आ गया है, क्या क्या स्थिति है एग्ज़ामिनेशन को लेकर, बच्चों की कैसी पढ़ाई हुई है और एग्ज़ामिनेशन क्या समय से हो रहे हैं और होंगे तो क्या पैटर्न रहेगा? हाँ, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में हमारे विद्यालय जो है सरकार ने सोच समझ के खोले, फूंक फूंक पर कदम रखा है। जब सरकार ने महसूस किया कि अब पूरी तरह से हम सेफ साइड में है, उसके बाद में पहले चरण में तो पेरेंट्स को हमने कहा कि यदि पेरेंट्स सहमति देगा तो कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं चलेगी। तो उसमें लगभग 40% के आसपास पेरेंट्स ने हमको सहयोग किया, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। फिर जब सरकार ने भी स्कूल खोले तो उस समय भी हमने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहे और पेरेंट्स को एक दिन हमने सबने संडे के दिन आमंत्रित किया और पेरेंट्स को विश्वास दिलाया कि भाई हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटाइज़र हैं, सभी व्यवस्था हैं, फिर आए। अभी भी सर 90% हमारे बच्चे आ पा रहे हैं। ऐसी दिशा में जो मार्च का महीना जो आप परीक्षा के लिए आपने बताया, वो अभी परीक्षा के लिए उपयुक्त इसलिए नहीं है कि हमारे पूरे कोर्सेज कंप्लीट नहीं हुए और सरकार संभावित जो तिथि है हमारी मई की तिथि आ रही है। यानी वे बच्चे जो मार्च में एग्जामिनेशन देते थे, अब लगभग संभावना ये है कि मई में एग्जामिनेशन होंगे। ये इसके खाली सिलेबस या कोर्स पूरा होने के अलावा और भी कोई कारण थे शिव जी? सर, कोर्स तो पूरा हुआ ही है, परंतु जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो ऑनलाइन में भी जैसे हमारे अलग अलग ब्लॉक की बात करें हम तो किसी ब्लॉक में तो एंड्रॉयड मोबाइल 52% वालों के पास थे, कई 40% पेरेंट्स उसको अफोर्ड कर पा रहे थे, परंतु ऑनलाइन एवरेज हमारे 20 से 25% ही इसको कवर कर पा रहे थे। फिर हमने ग्रुप बना के प्रयास किया कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है किसी मोहल्ले में तो 4-5 के ग्रुप घर पे बैठ के करें। प्रयास ये किया उसमें ऑनलाइन शिक्षण चलता रहे, परंतु फिर भी एग्ज़ाम लेने के पहले हमारी मान्यता है कि बच्चा इस ढंग से सेटिस्फाइड हो जाए कि वह परीक्षा दे पाए। इस बारे में यदि आप कहें तो मैं निवेदन करूं कि अभी बोर्ड के चेयरमैन सर जालोली साहब भी उदयपुर पधारे थे, उन्होंने भी इस बात को बताया कि भाई जब हमने कोर्स भी कम किया है और क्योंकि कोर्स कम करना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि अब जितनी अवधि में हम पढ़ा पाएंगे उस कोर्सेज को हमने उस हिसाब से डिवाइड किया और कोर्स कम किया। ये रेडियो लेक सिटी है और हमारे साथ संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग के शिवजी गौड़ हैं। शिवजी, ये जो पढ़ाई का जिक्र हो रहा था ख़ास तौर पर सरकारी विद्यालयों में, और आपने भी इसका हवाला दिया कि बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, बच्चे छोड़िए अभिभावकों के पास भी नहीं होता है, और गांव में जहां एंड्रॉयड फ़ोन छोड़िए बहुत सारी जगह नेटवर्क की भी समस्या रहती है। तो ऐसे में ये ऑनलाइन शिक्षा का काम जो आया शिक्षकों के, अभिभावकों के ज़िम्मे, उसमें क्या क्या प्रगति हुई और ये जो दिक्कतें हैं ख़ास तौर पर फ़ोन नहीं होना और उसके बाद फ़ोन होने के साथ साथ नेटवर्क नहीं होना, इनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई और उसको आपने ओवरकम कैसे किया? सर, सबसे पहले तो सरकार ने नेट नहीं आने की कमी आपके माध्यम से दूर की कि ऑल इंडिया रेडियो हमारे हर गांव में, मोहल्ले में, पहाड़ पर हर जगह चलता है। तो आपकी शिक्षा वाणी प्रोग्राम, आपके आकाशवाणी के द्वारा प्रोग्राम ये नियमित चलते रहें। अभी भी सर आपके द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हम क्लास में वहाँ पर बच्चों को पाठ का वाचन करवाते हैं, टीचर उसकी गाइड करती है। तो ये जो प्रोग्राम था एंड्रॉयड मोबाइल को नियंत्रित करने के लिए, उसके में सार्थक कदम रहा। फिर दूरभाष के द्वारा भी उसके साथ हमारे ग्रुप भी बने सर, व्हाट्सएप ग्रुप, और टीचर्स भी बच्चों से टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। और एंड्रॉयड नहीं है परंतु दूसरे मोबाइल तो ही हैं, तो उनसे भी हमने संपर्क किया है। एक सर स्माइल 2 प्रोग्राम और चला हमारा। स्माइल 2 प्रोग्राम में टीचर्स को ये पाबंद किया कि वह बच्चे के घर घर जाए, मोहल्ले में जाए, उनको होमवर्क दे, होमवर्क चेक करे। तो हमने मोहल्ले वाइज इसकी टोलियाँ बनाई, टीचर्स को मोहल्ले वाइज भेजा और प्रयास ये किया कि हम बच्चों तक पहुँचें। तो हमारे शिक्षक बच्चों तक पहुँचे स्माइल 2 प्रोग्राम में, उसमें 82% से अधिक उपलब्धि रही सर हमारी। शिव जी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके मामलों में शिक्षकों का जिक्र किया जाना भी ज़रूरी है। महिला शिक्षक जो ख़ास तौर पर गांव में कार्यरत हैं, तो उन्हें एक हिचक भी रहती है, गांव में घर भी दूर होते हैं, किसी अनजान घर में जाना सुरक्षित है ना हो दूसरी बात है। तो महिला शिक्षकों का ख़ास तौर पर बच्चों के घर जाना आपको लगता है एक अलग कार्य है और इसमें दिक्कतें आई होगी? सर, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं अभी उस दिन जयपुर से आ रहा था, तो अपना जो टोल नाका है राजसमंद जिले का, मांडावाड़ा करके एक स्कूल है, यू प्रावी, जब अचानक उस स्कूल में जब एंट्री की मैंने, वहाँ 100% महिलाएं सर। और जो वहाँ की स्माइल 2 का प्रोग्राम देखा तो उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा था। महिलाएं 2-2 ग्रुप में जा रही है सर, अलग अलग मोहल्ले डिवाइड कर रखे हैं, आने का समय अलग है, जाने का समय अलग है।
तो मैं मानता हूँ कि आज के लिए महिला और पुरुष की दूरियां समाप्त हो गई है। ग्रुप में जाकर हम बच्चों को ले सकते हैं, परंतु कोई ऐसी दूरस्थ पहाड़ियाँ हैं, जैसे हम उदयपुर की बात करें तो हिली स्टेशन हमारा, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप बना रहे हैं टीचर्स के जो इजी गोइंग जा सकें और वहाँ के बड़े बच्चों का सहयोग लेके छोटे बच्चों तक हम होमवर्क पहुँचा सकें। ये कार्य किया सर उस समय। ऐसा नहीं हो सकता इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था की जिस विद्यालय में पुरुष शिक्षक भी हो वहाँ पर महिलाएं स्कूल में रहकर किसी भी माध्यम से डिजिटल माध्यम से पढ़ा सकें और घर घर जाने का कार्य जो है वो खाली पुरुष शिक्षकों को ही दिया जाए? सर बहुत से विद्यालय ऐसे हैं हमारे जिसमें 100% महिला है। ये ऐसा करेंगे तो पर्टिकुलर उस गांव की तो हमारे पढ़ाई बिल्कुल बाधित हो जाएगी सर। और जब हमारे पिछले कुछ वर्षों से काउंसलिंग व्यवस्था हुई सर, काउंसलिंग के माध्यम से हम प्रमोशन कर रहे हैं, काउंसलिंग के माध्यम से हमने पोस्टिंग की है। तो जब काउंसलिंग होती है तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है सर कि सबसे पहले महिला शिक्षिका को आमंत्रित करते हैं। तो जो नगर और नगर के आसपास जो इलाका है रोड का, वहाँ लगभग 80 से 90% महिलाएं मिलेगी सर। तो अगर ये व्यवस्था होती है तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ बच्चों का पढ़ाई बाधित होगी और पुरुष महिला में कोई अंतर नहीं होना चाहिए सर। महिलाएं और ज़्यादा अच्छा काम कर रही है सर और रिजल्ट वहाँ अच्छे हो रहे हैं जहाँ महिला है सर। शिव जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अब एग्ज़ामिनेशन का समय आ गया है, तो इसके प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होगी? बच्चों को क्या एग्ज़ामिनेशन देते समय जैसे एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, या ये कि 8वीं तक के बच्चों को यूं ही प्रमोट किया जाएगा, और 9वीं 10वीं 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के क्या एग्ज़ामिनेशन ही होंगे, और अगर वे लेट हो जाते हैं मई के बाद तो आगे के सेशन में क्या होगा? सर जो कक्षा 8 का जो आपके प्रश्न का सवाल है परीक्षा से रिलेटेड, अभी राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन चल रहा है, किंतु कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं तो होगी ही, ये सरकार ने डिसाइड कर लिया है। जहाँ तक बैठक व्यवस्था का सवाल है सर, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमारी सीट्स रहेगी। और आपको जानकारी हो सर कि राजस्थान एकमात्र राज्य ऐसा था जिसने शेष बोर्ड की परीक्षाओं को सबसे पहले संपन्न किया। तो कोरोना काल में हमने संपन्न की परीक्षाओं को, सैनिटाइजर का ध्यान रखा, बच्चों का हमने टेम्परेचर लिया, दूरियाँ मेंटेन की, बच्चों को आने और जाने का समय निर्धारित किया। तो कुल मिला के जब परीक्षा हम कोरोना काल में कर चुके हैं तो अभी ये मेरे ख्याल से लास्ट फेज चल रहा है, इसमें परीक्षा सानंद संपन्न करा पाएंगे। शिव जी, ये जब अब विद्यालय खुल गए हैं तो बताएं कि अब कोरोना के समय के बाद से सब बच्चे घर पर ही बैठे थे, तो अब स्कूलों की, सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति? क्या बच्चे अब लगभग 100% आ रहे हैं या अभी भी भय है और बच्चे कम आ रहे हैं? सर अभी हमारे SOP की पालना के बारे में निर्णय हुआ है और डिसीजन ये हुआ कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये ध्यान रखी जाए कि क्लासें चल रही है उसके साथ साथ बच्चे SOP की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर जान है तो जान है, हम जीवित रहेंगे तो पढ़ पाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी हमको स्वस्थ रहने की है सर। तो जहाँ भी हमारे शिक्षक अधिकारी हैं, इवन मैं हर जिले में गया हूँ, जिस दिन स्कूल स्टार्ट हुआ 18 तारीख से प्रतापगढ़ गया, देन मैं चित्तौड़ गया, देन मासवाड़ा गया, मतलब हर जिले को कवर किया। और पहली प्रायोरिटी हमने ये देखी सर कि हमने SOP की पालना हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, क्या बच्चे बड़े क्लासरूम खाली है और छोटे कक्षों में जबरदस्ती सकड़े तो नहीं बैठा रखे हैं, क्या कहीं बरामदे खाली हैं और वहाँ बच्चे को अगर सुविधाजनक है तो नहीं बैठाया जा रहा है, तो देखा जा रहा है। सर एक मैं इसमें चर्चा करूँ, हम पढ़ते थे उस ज़माने में जब जिला शिक्षा अधिकारी को विजिट करते थे और यदि हम पेड़ की छाया के नीचे बैठा करते थे भाई देवे सर्दी में, तो सबसे पहले अधिकारी आगे टोकते थे कि भाई इन बच्चों को पेड़ की छाव में नहीं बैठाया जाए, बरामदे में नहीं बैठाया जाए, कक्षा में बैठाया जाए। किंतु कोरोना ने इस समय हमारी स्थितियाँ विपरीत कर दी सर। हम सबसे पहली प्रायोरिटी कह रहे हैं कि भाई पेड़ की छाया के नीचे बैठाओ, दूरियां रखो, हॉल में बैठाओ, भले नीचे बैठाओ पर बच्चों की दूरियां रहनी चाहिए। तो सर SOP की पालना हमारी पहली प्राथमिकता सर अभी। लेकिन स्थिति क्या है, उपस्थिति की स्थिति क्या है बच्चों की? बिल्कुल उपस्थिति अच्छी है सर, बड़े, क्योंकि हमारे जब जिस जगह बिल्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है वहाँ तो 100% बच्चे आ रहे हैं सर, पर जहाँ बच्चों की ऐसी स्थिति छोटे कमरे हैं, हमने संस्था प्रधान को कहा भाई आप 2 पारी विद्यालय कर लें, क्योंकि इस बारे में राज्य सरकार ने संयुक्त निदेशक को पावर दे रखी है। तो यदि कोई कहता है हमारी संकट है तो सबसे टॉप प्रायोरिटी में उसको 2 पारी करने की हमने कोविड काल के अंतर्गत अस्थायी रूप से हमने सहमति दी है। प्राथमिकता ये है कि आधे बच्चे पहले आए, आधे बाद में जाए। आधे का तात्पर्य आधे हुए 75% हो मतलब नहीं है, हमारे उस कमरे में बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार कोविड की पालना करते हुए बैठ पाए, ये प्राथमिकता। शिव जी, थोड़ी सी बात अध्यापकों की और करते हैं। बहुत सारे अध्यापक और अध्यापिकाएं इस कोरोना काल में कोविड पॉजिटिव हुए और ये लोग भी फ्रंट लाइन वॉरियर या योद्धा, कोरोना योद्धा मान लीजिए।
इस तरह का कार्य किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के जब टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है तो बेचारा शिक्षक पीछे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा नंबर नहीं आया, कब आएगा, कैसे आएगा, किसी का कहीं लग रहा है, किसी का ज़िले में कहीं नंबर आ रहा है। बताइए कि शिक्षकों का टीकाकरण हो जाए पहला और उसके बाद बूस्टर डोज लग जाए, इसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? सर मैं आपको जानकारी में दूं कि हमारे पंचायत राज विभाग से रिलेटेड जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उनके सभी कार्मिकों का टीकाकरण हो चुका है, प्रथम डोज लगाया, और चूँकि मैं भी उसमें था, मेरा भी टीका लग चुका है पहले दौर में। और टीके के मामले में जो भय था सर, वो भय लगभग शिक्षकों ने समाप्त कर दिया। आपने पिछले समय एक बार देखे होंगे तो जहाँ पर हमारे नर्सिंग स्टाफ के परसेंटेज की तुलना में हमारे शिक्षकों ने ज़्यादा प्रतिभागिता दिखाई। और ये जो डर था ना कि बुखार आता है, चक्कर आते हैं, ये होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ हमारे जैसे ऑफिस में जैसे 100 जनों के टीके लगे तो एक या दो व्यक्ति को बुखार आया होगा, मतलब 98% बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और टीका नेक्स्ट हमारा टीकाकरण 19 मार्च को होगा, हमको पहले डिसाइड करके CMHO साहब ने बता दिया है। तो टीकाकरण एलिमेंट्री का हो चुका है और अभी कल परसों भी CS महोदय की बैठक हुई, शेष कार्मिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। एलिमेंट्री का हो गया, लेकिन ख़ास तौर पर जो माध्यमिक विद्यालय उनके शिक्षकों का वो भी नियमित तौर पर गए और अब वो लोग ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अब गाइडलाइन चेंज हो गई, अब नई गाइडलाइन के हिसाब से जो 60 साल से ऊपर के उनका ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उनको क्या कहेंगे? सर अधिकांश टीचर इसमें आ जाएंगे हमारे उस एज ग्रुप में, 60 से ऊपर बीच में आ जाएंगे जी, जो 40 प्लस में। तो ऐसी दिशा में जो वैसे देखा जाए सर कोविड की दृष्टि से तो जो युवाओं को या बच्चों को सर अपने को नुकसान कम हुआ है। अपन यूरोपियन कंट्री की बात करें सर, तो जिन्होंने टीबी मुक्त माना 81 से, जिस देशों ने कह दिया हम टीबी मुक्त हो चुके हैं और उन्होंने टीकाकरण बंद कर दिया सर, BCG का टीका, अगर अपन सर्वे करें तो उस एज ग्रुप के काफ़ी लोगों को वहाँ नुकसान हुआ है। और हमारे यहाँ चूँकि हम टीकाकरण कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, हमारे खान पान भगवान कृपा से बढ़िया है, भारतीय संस्कृति की पालना हमने पूर्व में की है, हमारे ट्राइबल वैसे ही दूर दूर रहते हैं, हमारी हाथ जोड़ने की संस्कृति है, गले मिलने की संस्कृति नहीं है। तो कुल मिला के हमारी इस प्रकार की स्थिति है कि हम लोग इसको निजात पा चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। हमसे रूबरू है शिवजी गौड़, संयुक्त निदेशक शिक्षा। शिवजी, अब चूँकि कोर्ट का भी निर्णय आ गया है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो साल भर काफ़ी परेशान रहे, फ़ीस को लेकर भी बहुत दिक्कतें रही, अब निर्णय आ चुका है कि फ़ीस देनी है और वो स्कूल भी अब हो रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारी शिकायतें फ़ीस को लेकर और प्राइवेट स्कूल के दूसरी चीज़ों को लेकर भी आती होंगी। उन शिकायतों से खास तौर पर कौन कौन सी शिकायतें आ रही, उनसे कैसे डील किया आपने? सर अभिभावक चाहता है फीस नहीं दूँ, विद्यालय चाहता है हम फीस लें, चूँकि विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स को सैलरी देनी है, ऑनलाइन क्लासें पढ़ा रहे हैं, वो ऑनलाइन में कहीं कहीं से व्यवस्था करते हैं, ऑडियो वीडियो बना रहे हैं, तो खर्चा तो विद्यालय का हो ही रहा है। तो बस पेरेंट्स को हम जागरूक करते हैं, समझाते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आज और बच्चा हमारा जागरूक हो रहा है। सर हम ऑनलाइन परीक्षा की बातें कर रहे हैं, आज मुझे ऑनलाइन परीक्षा की बात करें तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किंतु आज हमारे बच्चे और हमारे पोते पोती ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं और फ्यूचर में देंगे सर। तो मैं सोचता हूँ ऑनलाइन की ओर जो हमारा रुझान बढ़ा है वो बच्चों को आगे टेक्नोलॉजी के लिए साउंड बनाएगा और पेरेंट्स को हम समझाते हैं और इस बाधा को हम शांत करते हैं। और जो शिकायतें आ रही है प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, उनमें क्या क्या खास शिकायतें हैं फीस के अलावा? मुख्य रूप से कहीं कहीं जैसे क्लासेस चला दी उन्होंने, जैसे एक दो स्कूलों की ऐसी स्थिति थी, क्लासेस चला दी। अब पेरेंट्स की इच्छा होती है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने जाए, फीस दे रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन ही पढ़ पा रहा तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी भी शिकायत आई, जब हमने पूछा उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बच्चों को गाइडेंस के लिए बुला रखा है। तो होता क्या है, जैसे मान लो किसी जैसे सेंट पॉल बड़े बड़े स्कूल हैं, मान लो 60-70 की स्ट्रेंथ है और 20 जने भी गए तो उनको लगता है क्लास लग रही है, जबकि उन्होंने 25% ही बच्चे उनको गाइडेंस के लिए आए हो, तो हो सकता है कभी बच्चे इकट्ठे आए हो। तो ऐसी स्थिति को भी हम उसमें असली बात बता के हम जिला कलेक्टर महोदय को बता देते हैं सर कि असली स्थिति है। सर शिवजी, वर्तमान में क्या स्थिति है कोविड के बाद? क्या शिक्षण व्यवस्था अब पटरी पर आ चुकी है, प्राइवेट और सरकारी दोनों? सर सीनियर सेकेंडरी को हमने पहले चरण में स्टार्ट किया, उसकी सफलता का देखते हुए राज्य सरकार ने डिसीजन लिया कि कक्षा 6 से 8 चले। अभी जो कुछ स्टेट में दिक्कत आई है उससे हम सोचने पर मजबूर हुए कि क्या हम 5वीं तक को बुलाएं या नहीं बुलाएं। किंतु सर कक्षा 1 से 5 की परीक्षाएं हो या नहीं हो, परंतु इसकी टीचिंग हमारे ऑनलाइन जारी है। बच्चों को होमवर्क घर पे जाके दिया जा रहा है, होमवर्क चेक किया जा रहा है, बच्चों को वीक में एक बार बुलाया जा रहा है, बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चों को होमवर्क भेजाया जा रहा है, बच्चे जो होमवर्क करके टीचर चेक करके भेज रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि बच्चा जुड़ा रहे। शिवजी, जाते जाते शिक्षा विभाग के मुखिया होने के नाते तमाम शिक्षकों, चाहे वो
निजी स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में, और तमाम विद्यार्थी चाहे वो निजी स्कूल में पढ़ रहे हो या सरकारी स्कूल में, उन्हें क्या संदेश देंगे? संदेश ये है सर कि कोरोना सबसे इस प्रकार की बीमारी, अंग्रेजी बीमारी है, पहली प्राथमिकता हमारी ठीक होने की है। तो और दूसरी बात, हमने जब बच्चों के जाते हैं कि मास्क पहनने की बात है, तो उनको बताते हैं कि मास्क जो है हमारा नाक के अगर नीचे है तो उस मास्क का कोई उपयोगिता नहीं। हमको सैनिटाइजर से हाथ कैसे धोने हैं उसके लिए हम बच्चों को हर जाके बताते हैं कि केवल जो है हमारी उंगली को धो दिया उससे काम नहीं चलेगा। हमारे CMHO साहब ने बताया था सुबह के पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर हमारी मुट्ठी, फिर नाखून, फिर हमारी अपना कलाई, इस ढंग से पूरा ही हाथ धुलना चाहिए, पूरे 20 सेकंड धुलना चाहिए। सैनिटाइजर जहाँ तक हो प्राथमिकता से यूज़ नहीं करें। यदि पानी साबुन है तो उसकी प्राथमिकता रखें। हर जगह हमने गुरुजनों को इस बात को कहा है, बच्चों को कहा है, बच्चों को हर जगह हम जाके डेमो भी देते हैं। प्रयास ये है कि इस कोरोना काल में सेफ रहें, स्वस्थ रहें और फिर पढ़ें और मन लगा के पढ़ें। शिवजी गौड़, आपका हृदय से आभार।